नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों, क्या एक 17 साल का लड़का जिसने अपनी 15 साल की प्रेमिका के साथ उसकी सहमति से घर छोड़ा, कानून के नजर में बलात्कारी कहलाना चाहिए? यही सवाल आज नेपाल की संसद और पूरे दक्षिण एशिया में बहस का विषय बन चुका है। नेपाल सरकार एक ऐसे कानून को की तैयारी कर रही है जिसे मीडिया में रोमियो एंड जूलियट लॉ कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य उन किशोर प्रेम संबंधों और यौन अपराधों के बीच कानूनी अंतर करना है जिनमें दोनों पक्ष नाबालिग हैं और संबंध सहमति से बने। लेकिन क्या इससे बच्चों की सुरक्षा कमजोर होगी? क्या इससे बाल विवाह बढ़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या भारत में पॉक्सो एक्ट में भी इसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? आज हम केवल नेपाल की खबर नहीं समझेंगे, बल्कि भारत, अंतर्राष्ट्रीय कानून, समाज शास्त्र, महिला अधिकार, किशोर मनोविज्ञान और संविधान, सभी दृष्टिकोण से इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे कि मामला क्या है। उसके पहले आज का टॉपिक जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, नेपाल का नया कानून, प्यार किया तो जेल, रोमियो एंड जूलियट। नेपाल के समाचार पत्र काठमांडू पोस्ट ने कवर करते हुए लिखा है, प्रपोज रोमियो एंड जूलियट लॉ मे स्पेयर बॉय बट व्हाट अबाउट गर्ल्स। तो चलिए इसी पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल सके। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का टॉपिक जो है, इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले हम पहले उस मामले को समझते हैं कि आखिर नेपाल में ऐसा क्या हुआ है जिसने सरकार को इस प्रकार के कानून पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें दो किशोर आपसी प्रेम संबंध में थे। दोनों के बीच संबंध पूरी तरह से सहमति से था, लेकिन जब परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया तो मामला सीधे पुलिस और अदालत तक पहुंच गया। कई मामलों में लड़की के परिवार वालों ने लड़के के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। समस्या यह थी कि नेपाल के वर्तमान कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से यौन संबंध के लिए वैध सहमति नहीं दे सकता। इसलिए यदि दोनों किशोर अपनी इच्छा से संबंध में हो, तब भी कानून उस सहमति को मान्यता नहीं देता। परिणाम स्वरूप लड़के पर बलात्कार का मामला दर्ज हो जाता है, उसे अपराधी माना जा सकता है। साथियों, इस विषय पर सबसे अधिक चर्चा एक ऐसे मामले के बाद हुआ जिसमें कि लड़की की आयु 15 वर्ष थी और लड़के की आयु 17 वर्ष थी। दोनों ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लिया। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक बच्चा भी हुआ। दोनों साथ रहना चाहते थे। लड़की ने भी संबंध को अपनी सहमति दे दी थी। इसके बावजूद अदालत ने कहा कि कानून के दृष्टि में 15 वर्षीय लड़की की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है। इसलिए वर्तमान कानूनी प्रावधानों के अनुसार 17 वर्षीय लड़के को बलात्कार का दोषी माना गया। अब यहीं से नेपाल में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ। क्या दो नाबालिग किशोर जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और सहमति से संबंध बनाते हैं, उन्हें भी उसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए जिस श्रेणी में जबरन यौन अपराध करने वाले अपराधी को रखा जाता है? और यही सवाल आज पूरे नेपाल के सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक बहस का जो है वो केंद्र बन चुका है कि क्या प्यार बना अपराध, और नेपाल का नया कानून इसको लेकर क्या कह रहा है। साथियों, नेपाल में लागू कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण से बचाना है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह कानून कुछ परिस्थितियों में ऐसे किशोरों पर भी समान रूप से लागू हो जाता है जो लगभग समान आयु के और आपसी सहमति से संबंध में। इसके कारण कई युवाओं को आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ता है, जेल की सजा हो सकती है, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रभावित हो सकते हैं और तथा पूरे जीवन के लिए यौन अपराधी का सामाजिक कलंक जो है उसे झेलना पड़ता है। इन घटनाओं के बाद नेपाल सरकार ने तथाकथित रोमियो एंड जूलियट लॉ पर विचार करना शुरू कर दिया। प्रस्ताव का मूल विचार यह है कि यदि दोनों व्यक्ति किशोर हों, दोनों के बीच संबंध पूरी तरह से स्वैच्छिक हो, किसी प्रकार का बल, धमकी, दबाव या शोषण ना हो और दोनों की आयु के बीच केवल सीमित अंतर हो, तो ऐसे मामलों में स्वतः बलात्कार की श्रेणी में उसे ना रखा जाए। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को वैध बनाना नहीं है। सरकार का कहना है कि यह कानून वास्तविक यौन अपराधियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि समान आयु वाले किशोर प्रेमिकाओं को अनावश्यक आपराधिक मुकदमे से बचाने के लिए लाया जा रहा है। अर्थात यदि दो किशोर भावनात्मक संबंध में है, दोनों की सहमति स्पष्ट है, तो उन्हें जीवन भर के लिए रेपिस्ट घोषित करने के बजाय उनकी परिस्थितियों को अलग दृष्टि से जो है वो देखना और समझना चाहिए। हालांकि यह केवल एक प्रस्ताव है, इसकी अंतिम रूपरेखा, आयु अंतर की सीमा, कानूनी प्रावधान पर अभी भी नेपाल में व्यापक बहस चालू है। और यही कारण है कि यह मुद्दा केवल कानून का नहीं, बल्कि बाल संरक्षण, किशोर अधिकार, सहमति और न्याय के बीच संतुलन ढूंढने का एक चुनौती बन चुका है।
और यहीं से ये बहस जो है वो अधिक जटिल और संवेदनशील हो चुका है कि कहीं कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा। साथियों, ये केवल एक इस बात का प्रश्न नहीं रह जाता कि कानून क्या कहता है, बल्कि यह भी है कि समाज उस कानून का उपयोग कैसे करता है। नेपाल के कई विधि विशेषज्ञों, बाल अधिकार कार्यकर्ता और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ मामलों में यौन अपराध से संबंधित कानूनों का उपयोग वास्तविक पीड़ितों की सुरक्षा के बजाय सामाजिक दबाव और पारिवारिक नियंत्रण के साधन के रूप में जो है किया जाता है। विशेष रूप से ऐसे मामले जहां अंतर जातीय विवाह होता है, प्रेम विवाह होता है या युवक युवती परिवार के इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाते हैं, वहां विवाद बढ़ने पर लड़की के परिवार के द्वारा लड़के के विरुद्ध बलात्कार या वैधानिक बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने की घटनाएं सामने आती रहती है। 18 वर्ष से कम सहमति मान्य नहीं, नेपाल इस नए कानून के ऊपर जो है चर्चा कर रहा है कि भैया अब इस नए कानून में क्या करें। प्रेम बनाम परिवार कौन सही, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वह समाज में देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि हमने कहा कि ऐसे मामले जब अदालत के सामने आते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि क्या यह वास्तव में यौन शोषण का मामला है या फिर पारिवारिक असहमति और सामाजिक विरोध का परिणाम है। यानी बहस केवल कानून की व्याख्या तक सीमित नहीं है, यह समाज परंपराओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के टकराव की भी कहानी। दक्षिण एशिया के कई समाजों की तरह नेपाल में भी परिवार, विवाह और रिश्ते से जुड़े निर्णय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोई किशोर या युवा परिवार की इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाता है, तब कई बार विवाद केवल नैतिक या सामाजिक नहीं रहता बल्कि कानूनी रूप भी ले लेता है। और इसी कारण कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में कानून का उपयोग कभी-कभी सामाजिक असहमति को आपराधिक मुकदमे में बदलने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि हर मामला एक जैसा नहीं होता है। कई मामलों में वास्तव में दबाव, शोषण या असमान शक्ति संबंध भी हो सकता है। इसलिए प्रत्येक मामले का स्वतंत्र तथ्यों के आधार पर जो है वो परीक्षण करना आवश्यक है। साथियों, इसका दूसरा पक्ष भी, उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे समझना जरूरी है कि यदि दो किशोरों के संबंध के परिणाम स्वरूप गर्भ धारण हो जाता है तो उसके प्रभाव दोनों पर समान नहीं पड़ते। व्यवहारिक रूप से सबसे अधिक बोझ अगर किसी को उठाना पड़ता है तो व्यवहारिक रूप से सबसे अधिक बोझ जो है वो लड़की को उठाना पड़ता है। उसे जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उसमें शामिल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो कम उम्र में गर्भावस्था से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम, स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई छूटने की संभावना, सामाजिक बदनामी और मानसिक दबाव, परिवार और समाज के द्वारा बहिष्कार तथा बच्चे के पालन पोषण से जुड़ी आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियां। यानी भले ही संबंध सहमति से रहा हो, उसके परिणाम का भार कई बार असमान रूप से जो है वह लड़की के जीवन में देखने को मिलता है। और इसी को लेकर महिला अधिकार जो समूह है उनकी चिंता है। अनेक महिला अधिकार संगठनों और बाल संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि समाधान केवल इतना नहीं हो सकता है कि लड़के को आपराधिक मुकदमे से राहत दे दी जाए। उनका तर्क यह है कि यदि कानून में परिवर्तन किया जाता है तो उसके साथ साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि किशोरियों की सुरक्षा और अधिकार कमजोर ना हो और किसी भी प्रकार के दबाव, बहकाव और शोषण से कानूनी छूट ना मिले। कम उम्र की गर्भावस्था से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परामर्श सेवाएं उपलब्ध हो और शिक्षा जारी रखने तथा पुनर्वास की प्रभावी व्यवस्था भी बनाई जाए। अर्थात कानून में बदलाव का उद्देश्य केवल सजा कम करना नहीं बल्कि एक ऐसा संतुलित ढांचा तैयार करना है जो कि किशोर अधिकार, बाल संरक्षण, लैंगिक समानता और न्याय, इन सभी के बीच संतुलन स्थापित कर सके। और यही कारण है कि नेपाल में प्रस्तावित रोमियो और जूलियट कानून पर मतभेद केवल कानून नहीं बल्कि सामाजिक, नैतिक और मानव अधिकार संबंधी विमर्श का जो है वो विषय है। अब ये समझना है कि ये जो रोमियो जूलियट लॉ है, इस रोमियो जूलियट लॉ के सामने क्या जो है वह चुनौतियां हैं और रोमियो जूलियट लॉ में जो संशोधन, इसमें क्या बातें कही गई। साथियों, अभी तक हमने जो समझा वो नेपाल में इस प्रस्ताव क्यों आया, इस पर समाज में बहस क्यों है, लेकिन किसी भी कानून का मूल्यांकन केवल उसके उद्देश्य से नहीं बल्कि उसके संभावित परिणामों से किया जाता है। और यहीं से सबसे कठिन प्रश्न उठता है। सबसे पहली चुनौती यह है कि क्या केवल उम्र का अंतर ही पर्याप्त मापदंड है। मान लीजिए दो लोगों की आयु में केवल 2 या 3 वर्ष का अंतर है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि दोनों निर्णय लेने की क्षमता में भी समान है। कई मनोवैज्ञानिक और बाल अधिकार विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा आवश्यक नहीं है। उम्र एक संख्या नहीं बल्कि परिपक्वता के कई कारकों को भी जो है वो प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई किशोर भावनात्मक रूप से अधिक परिपक्व हो सकता है, दूसरा परिवार या साथी के दबाव में निर्णय लेता है, या किसी के पास आर्थिक या सामाजिक प्रभाव अधिक हो सकता है जबकि दूसरा व्यक्ति स्वयं को स्वतंत्र निर्णय की स्थिति में ना महसूस करे। और इसे ही जो है विशेषज्ञ जो है वो पावर इम्बैलेंस या शक्ति असंतुलन कहते हैं।
और यही कारण है कि कई देशों में केवल आयु अंतर नहीं देखा जाता है, बल्कि यह भी जांचा जाता है कि कहीं संबंध में दबाव, नियंत्रण, विश्वास का दुरुपयोग या अधिकार की स्थिति तो शामिल नहीं। साथियों, दूसरी जो चुनौती है वो है आयु अंतर की सीमा कहां तय होगी। यदि कानून में क्लोज इन एज एक्सेप्शन दी जाती है तो सबसे कठिन प्रश्न यह है बन जाता है कि उसकी सीमा क्या हो। क्या 2 वर्ष का अंतर स्वीकार होगा या 3 वर्ष का? यदि सीमा बढ़ाई जाती है तो यह आशंका भी बढ़ती है कि कुछ लोग उसी छूट का लाभ उठाने की कोशिश भी करेंगे। यदि सीमा बहुत कम रखी जाती है तो फिर वही समस्या लौट जाएगी जिसके समाधान के लिए कानून लाया जा रहा है। इसलिए नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि ऐसी सीमा तय करना है जो बाल संरक्षण, न्याय और दोनों के बीच संतुलन बनाए रख सके। साथियों, इसके अलावा जो तीसरी चुनौती है ये है कि किसी भी कानून में अपवाद जोड़ा जाता है तो उसके साथ दुरुपयोग की संभावना पर भी विचार करना पड़ता है। आलोचकों का कहना है कि यदि नियम स्पष्ट नहीं हुए तो कुछ आरोपी बाद में संबंध को सहमति वाला बताकर कानूनी छूट पाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञों का सुझाव है कि केवल आयु देखना पर्याप्त नहीं, जांच एजेंसियों और अदालतों को प्रत्येक मामले में यह भी देखना होगा कि सहमति स्वतंत्र थी या दबाव में। कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव और बहकावा बहुत ज्यादा था, और क्या दोनों की परिस्थितियां वास्तव में समान थी। अर्थात कानून में छूट का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि यह मामला स्वतः अपराध से बाहर हो जाए। चौथी चुनौती यह है कि कानून बदलने से समस्या क्या समाप्त हो पाएगी, और यही वो प्रश्न है जहां अधिकांश विशेषज्ञ एक बात पर लगभग सहमत दिखाई देते हैं। साथियों, कानून आवश्यक है लेकिन अकेला पर्याप्त नहीं। यदि किशोरों को सही जानकारी, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षित वातावरण मिलेगा तो केवल कानूनी संशोधन से अपेक्षित परिणाम नहीं आएंगे। दीर्घकालिक समाधान के लिए समानांतर रूप से कई क्षेत्रों में भी काम करना जरूरी है, जैसे कि विद्यालय में आयु उपयुक्त और वैज्ञानिक यौन शिक्षा दिया जाए, किशोरों के लिए गोपनीय परामर्श सेवाएं दिया जाए, प्रजनन एवं मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच दिया जाए, लड़कियों की शिक्षा जारी रखने के लिए संस्थागत सहायता दिया जाए तथा लैंगिक समानता और सम्मान पर आधारित सामाजिक जागरूकता हो। यानी ये बहस केवल इस बात को लेकर नहीं है कि कानून बदले या ना बदले। वास्तव चुनौती यह है कि एक ऐसा सामाजिक और कानूनी ढांचा बनाया जाए जहां किशोरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित रहे और न्याय भी परिस्थितियों के अनुरूप हो सके। साथियों, यहां हमें एक मुद्दे को समझना होगा कि मैंने एक पॉइंट यहां बोला, मैरिज एज और एज ऑफ कंसेंट। अब ये मैरिज और एज ऑफ कंसेंट में अंतर क्या है ये समझना होगा। ये टर्म आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, इस टर्म को बहुत ध्यान से जो है वो समझना होगा। साथियों, एज ऑफ कंसेंट और मैरिज एज दोनों अलग अलग कानूनी अवधारणा है। एज ऑफ कंसेंट का अर्थ है कि वह न्यूनतम आयु जिसके बाद किसी व्यक्ति के यौन संबंध के लिए दी गई सहमति को कानून मान्यता देता है। मैरिज एज का अर्थ है कि वह न्यूनतम आयु जिसके बाद कोई व्यक्ति वैध रूप से विवाह कर सकता है। यानी दोनों का उद्देश्य अलग है और इन्हें एक दूसरे का विकल्प नहीं मानना चाहिए। अब इस पूरे मुद्दे को अगर हम किसी एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से देखें, चाहे क्योंकि हमारी क्लासेस जो है यूपीएससी की क्लासेस है, मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट यूपीएससी वाले हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह कानून केवल, मैं जब इस चर्चा कर रहा हूं तो केवल नेपाल का कानून नहीं है। ये चर्चा ये सोसाइटी का टॉपिक है और सोसाइटी का टॉपिक है, इसलिए इस चर्चा को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। साथियों, ये चर्चा जो है वो नेपाल और इंडिया या विश्व के किसी देश की चर्चा के लिए नहीं है। ये चर्चा जो है वो महिला की सुरक्षा से है, ये चर्चा बाल अधिकार से, ये चर्चा मानवाधिकार से, ये चर्चा न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और पूरे विश्व में जो भी समसामयिक विषय जो कि महिला सुरक्षा, बाल अधिकार, मानव अधिकार और न्याय व्यवस्था से जुड़ा है उससे संबंधित। यानी कि अगर हम वुमेन इशू की बात करें तो कम उम्र में गर्भधारण, शिक्षा और महिला सुरक्षा से संबंधित ये टॉपिक है। अगर हम चाइल्ड राइट्स की बात करें तो बच्चों को यौन शोषण से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है। अगर हम जुवेनियल जस्टिस की बात करें तो क्या हर किशोर से व्यक्ति जैसा व्यवहार करना उचित है। अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें तो कानून का असर समाज के अलग अलग वर्गों पे कैसे पड़ता है। अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाना है, ये हमें जानना है। साथियों, दुनिया के बहुत सारे देशों की अगर स्थितियों की बात करें तो दुनिया में अगर हम नेपाल की बात करें, यूके की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंडिया की बात करें, कनाडा की बात करें, तो हमें समझना होगा कि कौन सा देश का है। साथियों, अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो वहां सीमित आयु अंतर वाले मामलों में कानूनी छूट दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के कई राज्यों में ऐसी स्थिति मौजूद है। यूके की बात करें तो वहां कहा जाता है कि भैया सहमति की आयु 16 वर्ष जो है या उससे ऊपर। इंडिया की बात करें तो इंडिया कहता है कि 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर। नेपाल जो है वो कह रहा है कि 18 वर्ष ठीक है, लेकिन अब इसमें बदलाव पे जो है वो चर्चा हो रहा है।
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अगर इस पूरे मामले को देखें साथियों, तो इस विषय पर कानून बनाते समय अधिकांश देश केवल अपने घरेलू कानून नहीं देखते, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार अभिसमय यानी कि यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड यूएनसीआरसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी जो है ध्यान में रखते हैं। और इसी कारण किसी भी कानूनी संशोधन में बाल संरक्षण यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, ताकि बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकार किसी भी स्थिति में कमजोर ना हो। साथियों, अभी नेपाल में यह कानून लागू नहीं हुआ, अभी सिर्फ प्रस्तावित कानून संशोधन है और इस पर सार्वजनिक और राजनीतिक चर्चा जारी है। अंतिम कानून बनने के लिए इसे नेपाल की विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसलिए वर्तमान में नेपाल में 18 वर्ष से कम आयु की सहमति को कानूनी मान्यता नहीं मिली और मौजूदा कानून ही लागू है। साथियों, इस पूरे विवाद से सबसे बड़ा संदेश यही है कि कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए। सहमति वाले किशोर संबंध और हिंसक यौन संबंध की अगर हम बात करते हैं, तो एक ही कानून श्रेणी में रखना कई बार न्याय के उद्देश्य को कमजोर कर सकता है। दूसरी ओर किसी भी प्रकार का संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे बच्चों का शोषण जो है आसान हो जाए। इसलिए आगे का रास्ता संतुलित होना चाहिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन भी हो, ड्यू प्रोसेस भी हो, जेंडर जस्टिस भी हो और इंडिविजुअल राइट्स भी हो। साथियों, अंतिम प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या भारत के पॉक्सो कानून में भी सीमित क्लोज इन एज एक्सेप्शन पर विचार होना चाहिए, या वर्तमान व्यवस्था ही बच्चों की सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है? आपकी क्या राय? आपकी जो भी राय है, आप अपने राय को जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसे ही गहन सामाजिक, कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण पसंद है, तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जीएस बस्टर बाय अनूप, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।